जोहार दोस्तों, मैं स्मृति ऐश्वर्य आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम लोगों के बीच में हमारे स्पेशल गेस्ट हैं जिनका नाम है प्रभात कुमार जी। और प्रभात कुमार जी ने 7th 8th 9th 10th जेपीएससी में 51 रैंक लेकर के आए हैं। और आज इनसे हम लोग इनकी तैयारी की जो स्ट्रेटजी है इस पर हम लोग चर्चा करेंगे और बहुत सारी जानकारी इस एग्ज़ाम से संबंधित आप लोगों को मिलने वाली है। तो सबसे पहले तो स्टडी विथ स्मृति और हमारी टीम की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और आपका मोस्ट वेलकम है कि आप इस प्लेटफॉर्म पर आकर के अपनी स्ट्रेटजी शेयर करने वाले हैं। तो आप कुछ कहना चाहते हैं कि अपनी तैयारी के बारे में आप मुझे बताएंगे कि किस तरीके से आपने अपनी तैयारी की और इस एग्ज़ाम को कैसे आपने क्रैक किया है। तो आप थोड़ा सा इसके बारे में मैं सेंट जेवियर्स कॉलेज से पॉलिटिकल साइंस ग्रेजुएट हूँ। और जब मैं अपने कॉलेज में था तब से ही मैंने ये डिसाइड किया था कि मुझे सिविल सर्विसेज करना है। तो मैं तब से अपनी तैयारी को शुरू किया था मैंने। और मैं जेपीएससी के साथ साथ यूपीएससी के भी एग्ज़ाम्स में दे रहा था। तो तब से लेकर के अभी तक मीन्स एक काफ़ी लंबा समय निकल चुका। बट मैंने यही अपनी सोच को रखा था कि मुझे इसे किसी भी हालत में हासिल करना है और इसमें बहुत लोगों का सहयोग मिला। इस स्पेशली स्मृति मैम का। मुझे झारखंड के पार्ट में यहाँ पे झारखंड को काफ़ी अच्छे से पढ़ना होता है, क्योंकि आप जेपीएससी की जब तैयारी कर रहे हो तो आपसे ये एक्सपेक्ट की जाती है कि आपको झारखंड की एक अच्छी समझ हो। तो स्मृति मैम की तरफ से मुझे काफ़ी सहयोग मिला। इसके लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद मैम। कुछ प्रश्न हैं इस एग्ज़ाम से रिलेटेड जो अक्सर स्टूडेंट भी हमसे पूछा करते हैं कि क्या प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी दोनों को साथ में करनी होती है और क्या स्ट्रेटजी होती है इस तैयारी की और किस तरीके से ये डिफरेंट है दूसरे प्रतियोगिता परीक्षा से, अन्य स्टेट पीसीएस से या यूपीएससी से। क्योंकि जहाँ तक आपसे मेरी बात हुई है तो मुझे यही पता चला है कि आप यूपीएससी का भी प्रिपरेशन कर रहे थे और साथ ही साथ आप जेपीएससी का भी प्रिपरेशन कर रहे थे। और देखा जाए तो आज यूपीएससी का एग्ज़ाम भी है, बहुत बच्चे यूपीएससी के एग्ज़ाम को लिख रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जेपीएससी की जब वैकेंसी आने वाली है और आज के पेपर में ये चीज़ आया हुआ है कि आज वैकेंसी आ रही है, तो ये वैकेंसी जैसे ही आएगी तो वो उसका भी फॉर्म भरेंगे। तो किस तरीके से उनकी ये स्ट्रेटजी होगी कि वो दोनों प्रतियोगिता परीक्षा को साथ में लेकर के चलेंगे और थोड़ा सा किस तरीके से चैलेंजिंग है जेपीएससी, वो आप थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करें। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि कोई भी जो सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम हो वो यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट कराई जा रही हो या फिर किसी और स्टेट्स के द्वारा कंडक्ट कराई जा रही हो, इसमें 3 फेज होते हैं। पहला प्रीलिम्स, इंटरव्यू, मेंस और फिर इंटरव्यूज़। तो हमारा जो प्रीलिम्स और मेंस का जो सिलेबस होता है वो काफ़ी इंटर रिलेटेड होता है। बहुत बार ये देखा जाता है कि अगर प्रीलिम्स में हमसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, कुछ डेटाज अगर पूछा जा रहा है, तो उस चीज़ को मेंस में फिर हमें शब्दों में लिखना होता है, जिसके लिए हमें एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो मेरा मानना है कि आपकी जो स्टडी है वो काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव होनी चाहिए। हाँ, ये ज़रूर किया जा सकता है कि आप जब नोट्स बना रहे हो तो आप प्रीलिम्स के लिए अलग, फ्रॉम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आप एक नोट्स बना सकते हो जिसमें आप ऑब्जेक्टिव पे ज़्यादा फोकस करोगे। और जब आप मेंस के लिए नोट्स बना रहे हो तो उसे मेंस की जो डिमांड्स हैं, आपको अगर जेपीएससी में 600 शब्दों में लिखना है अपने आंसर को, तो उस तरीके से आप नोट्स बना सकते हो। बट 80 to 90% जो टॉपिक्स होते हैं वो सिमिलर होते हैं। तो ये प्रीलिम्स हो, मेंस हो या फिर इंटरव्यू हो, वो सारे चीज़ों की तैयारी एक कॉम्प्रिहेंसिव ही होती है। और जैसे कि अगर यूपीएससी, जेपीएससी और जो अलग स्टेट सर्विसेज एग्ज़ाम्स हैं, अगर इन सब के बीच में मैं एक कंपैरिजन करूं तो यूपीएससी की का प्रीलिम्स और मेंस जो है वो काफ़ी डायनेमिक है। उसमें आपको जो चीज़ें अभी करंट में चल रही हैं वो चीज़ें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। और अगर आप झारखंड की बात करो तो झारखंड में आपका जो जनरल स्टडीज़ का जो पार्ट है, जिसमें हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी पढ़ते हैं, पॉलिटी पढ़ते हैं,
उसके साथ साथ वो तो हमें पढ़ना ही है जेपीएससी के लिए, बट उसके साथ में झारखंड का जो सेक्शन है वो इक्वली इम्पॉर्टेंट होता है। और यही जीएस के सारे सब्जेक्ट्स, जो झारखंड का ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, ये सारी चीज़ें, इनफैक्ट मैं जो एक सबसे चैलेंजिंग पार्ट होता है, क्योंकि हमारे यहाँ 32 ट्राइब्स हैं, तो और हमारे लिए ये बड़ी गौरव की बात है कि सभी ट्राइबल्स का अपना एक कल्चर है, अपना इतिहास है। तो आपसे ये उम्मीद की जाती है कि आप सभी के बारे में अच्छे से जानें, और इस चीज़ को काफ़ी विस्तृत में आप जब पढ़ते हो तो ये चीज़ें थोड़ी सी आपके लिए चैलेंजिंग हो जाती है। तो मेरा मानना है कि जेपीएससी इस मामले में थोड़ा सा यूपीएससी से अलग है, और स्टेट सर्विसेज जो हैं जैसे कि यूपी पीसीएस है, उत्तराखंड पीसीएस है, बीपीएससी है, ये सब यूपीएससी से काफ़ी सिमिलर हैं। तो इनकी तैयारी साथ में की जा सकती है, बट झारखंड के लिए आपको थोड़ा सा अलग से एफर्ट लगाना पड़ेगा। बिल्कुल। और मेंस के लिए आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कितना इम्पोर्टेंट है? क्योंकि मैं आपसे ये प्रश्न इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि बच्चे यहीं भटकते हैं, वो इन चीज़ों को इग्नोर करते हैं, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस को, और कहीं ना कहीं फाइनल रिजल्ट में ये आकर के इसका बाधा बनता है। तो बच्चे इस तरफ जाएं और किस तरीके से आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करें, थोड़ा सा आप बताइए, उनको सजेस्ट कीजिए कि हाँ कितना इम्पोर्टेंट रोल है इस आंसर राइटिंग का। आप एक्चुअली मैंने जितना एक्सपीरियंस किया है, मेरे जितने भी को एस्पिरेंट थे, तो हम लोगों में एक चीज़ देखा जाता था कि आंसर राइटिंग को लेकर के काफ़ी इनर्सिया होती है। जैसे कि लोग लिखना नहीं चाहते, जानते तो सब हैं, बट जब लिखने की बारी आती है तो सोचते हैं कि हाँ हो जाएगा, कर लेंगे। बट मुझे लगता है कि आंसर राइटिंग भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि अल्टीमेटली हमें एग्ज़ाम हॉल में लिख कर के ही अपने शब्दों को बयां करना है। तो अगर हम उसकी पहले से प्रैक्टिस ना करें तो डेफिनेटली वो हमारे लिए नुकसानदेह हो सकता है। और आंसर राइटिंग ऐसा कुछ नहीं है कि वो कुछ अलग है। आंसर राइटिंग हमारे पर्सनालिटी का ही एक पार्ट है। जैसे कि हम और आप बात कर रहे हैं, तो क्योंकि एग्ज़ाम्स के सिनेरियो में एक एग्जामिनर बहुत सारे जो एस्पिरेंट हैं, जो एग्जामिनेशन टेकर हैं, उनसे बात नहीं कर सकता, इसलिए उनसे आंसर लिखवाया जाता है कि आप अपने राय को किसी भी मुद्दे पे कैसे रखते हो। तो अगर हम इस चीज़ की पहले से प्रैक्टिस करके रखें कि अगर हमें इंट्रोडक्शन लिखना है, बॉडी लिखना है, कंक्लूजन लिखना है, तो अगर ये पहले से एक प्रैक्टिस रहेगी तो बिल्कुल काफ़ी मदद मिलती है। और मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आंसर राइटिंग भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि पढ़ना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अल्टीमेटली आपको मार्क्स आंसर राइटिंग से ही मिलने वाले हैं। एक प्रश्न है कि जेपीएससी की तैयारी में कितना टाइम लगता है? अगर आप पूरी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो कितना समय देना सही है बच्चों को? पर डे की टाइमिंग का बात नहीं कर रही, महीने और साल की बात कर रही हूँ, कितना समय लगता है? मैं जैसे कि पिछले 3-4 साल से यूपीएससी की भी तैयारी कर रहा था, और जेपीएससी में 2 पेपर्स हैं। पहला पेपर 2 जनरल स्टडीज़ का है और दूसरा पेपर झारखंड का है। तो पहला पेपर तो ऑलमोस्ट मतलब मैंने कंप्लीट कर रखा था, तो उसके लिए तो मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। बट जो झारखंड वाला पार्ट है, तो उसमें मुझे कम से कम 6 से 7 महीने लगे। और मैं 6 से 7 महीने में भी इसलिए कर पाया क्योंकि मेरे पास मैम का नोट्स था, तो मैंने उसे प्रिंट आउट करा लिया था और बस हाइलाइटर से हाईलाइट करके पढ़ते जाता था। और मैम ने जो नोट्स प्रोवाइड कर रखा है, तो मैम ने साथ साथ उसके वीडियोस भी अपलोड कर रखे थे यूट्यूब पे, तो वो मैं देखता जाता था और उसको हाईलाइट करता जाता था। तो इस तरीके से मैं तो 6 महीने में कर पाया। बट क्योंकि आपको इन डेप्थ स्टडी करना है, तो मुझे लगता है कि 1 साल के आसपास का जो समय है वो पर्याप्त है। मगर सबकी अपनी अपनी कैपेबिलिटी होती है, कैपेसिटी होती है, तो ये जो टाइम है वो कोई फिक्स नहीं है, और ये सबके इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल ये डिफर करेगा। और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो ग्रेजुएशन में हैं अभी, और अब उनमें अवेयरनेस भी बहुत ज़्यादा हो गया है, आसपास के बच्चे क्लियर कर रहे हैं जेपीएससी को, तो उनको भी उत्सुकता है कि किस तरीके से इसका तैयारी करना है,
तो उनके लिए कुछ ऐसे जो अभी ग्रेजुएशन में है, उनके लिए कुछ स्ट्रेटेजी, वो क्या तैयारी कर सकते हैं या कब उनको करना सही है, किस तरीके से अभी से उनको फॉलो करना चाहिए स्ट्रेटेजी को, तो थोड़ा उनको भी एक बार गाइडेंस दे दीजिए। मैम स्पेशली मैं अभी सोशल मीडिया और इंटरनेट आने के बाद मैं काफ़ी चेंजेस देखता हूँ। जैसे कि हमारे घर में ही जो बच्चे हैं, जो 8-9 में जो बच्चे हैं, वो अभी से नीट की, आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, जो कि कभी लोग सोचते थे कि 12th पास करने के बाद करेंगे। उसी तरीके से मैं देखता हूँ कि जो लोग अभी जस्ट 12th पास किए हैं, अपने कॉलेज के फर्स्ट ईयर में हैं, वो अभी से अगर सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो वो अभी से शुरू कर रहे हैं। और क्योंकि हम यहाँ रांची में हैं तो ये शायद चीज़ें हमारे यहाँ लेट से आए, बट मैं जब यही चीज़ों को बड़े शहरों में जैसे दिल्ली में देखता हूँ, जो बच्चे दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, तो उनको मैं देखता हूँ कि उनमें अवेयरनेस काफ़ी ज़्यादा है और वो कॉलेज के फर्स्ट ईयर से ही उनकी तैयारी शुरू हो जाती है। आपने देखा होगा कि 21 साल 22 साल के लोग यूपीएससी क्रैक कर जाते हैं। तो कोई ऐसा नहीं है कि बस कोई आया अचानक से एग्ज़ाम दिया, उसका मीन्स क्रैक हो गया, एग्ज़ाम निकल गया। वो लोगों के पीछे उनकी काफ़ी मेहनत होती है और बिल्कुल वो मीन्स 12th से या फिर उसके थोड़ा बाद से कॉलेज के दिनों से तैयारी शुरू करते हैं। तो मुझे लगता है कि आज हमारे पास अगर कोई ऑफलाइन नहीं भी आ सकता है तो ऑनलाइन सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, सारे टीचर्स अवेलेबल हैं, सारी मटेरियल्स अवेलेबल हैं। तो आप जितना जल्दी शुरू करो उतना अच्छा होगा आपके लिए, क्योंकि एक जो फिक्स्ड टाइम है वो तो आपको देना ही पड़ेगा। आप अपने कॉलेज के पहले दो या फिर उसे बाद में दो, ये आप पे निर्भर करता है। तो चॉइस इज एब्सोल्युटली योर्स। झारखंड पीसीएस में एक पेपर है, सेकंड पेपर लैंग्वेज का पेपर होता है। और झारखंड पीसीएस की प्रतियोगिता परीक्षा को पूरे भारत के वैसे सभी विद्यार्थी दे सकते हैं जो योग्यता रखते हैं उस नोटिफिकेशन के आधार पे। तो पेपर 2 जो होता है वो सेलेक्टिव होता है, आपको सेलेक्ट करना पड़ता है, वहाँ अपनी भाषा का चयन करना पड़ता है। आपने कौन सी भाषा का चयन किया और इस एग्ज़ाम को क्रैक किया, क्या चुनौती था उसके लिए, आपको स्टडी मटेरियल्स कैसे अवेलेबल हुए, और यहाँ बच्चों को और क्या सलाह देना चाहते हैं पेपर 2 के चयन के लिए, तो ये इसके बारे में। जैसे कि मैंने बताया कि हमारे झारखंड में 32 ट्राइब्स हैं और हर ट्राइब की अपना एक अलग पहचान है, एक अपनी संस्कृति है, भाषा है। तो हमारे जेपीएससी में मेंस में आपको एक लैंग्वेज पेपर का सिलेक्शन करना होता है, जिसमें हिंदी इंग्लिश के साथ अन्य कई रीजनल लैंग्वेज हैं, जैसे कि नागपुरी, खोटा, संथाली हो। तो मैंने जो लिया था, मैंने क्योंकि समय काफ़ी कम था और मैंने शुरू से अंग्रेजी में पढ़ाई करी है, तो मैंने इंग्लिश लिटरेचर को लिया था और उसी को मैंने पढ़ा, उसी से मेरा रिजल्ट हुआ। बट मैं जैसा देखता हूँ कि 90% जो लोग हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है, वो अधिकतर लोग रीजनल लैंग्वेज को उन्होंने सेलेक्ट किया था और इसमें नागपुरी और खोटा काफ़ी मीन्स पॉपुलर है। और पॉपुलर होने का एक रीज़न ये भी है क्योंकि नागपुरी और खोटा में अच्छे बुक्स मिल जाते हैं, अच्छे टीचर्स मिल जाते हैं, और क्योंकि आपको झारखंड में ही सर्व करना है, तो आप अगर यहाँ के रीजनल लैंग्वेज को जानते हो तो आप यहाँ के लोगों से अच्छी तरीके से कनेक्ट कर सकते हो, उनके दुख दर्द को जान सकते हो, उनकी क्या समस्याएं हैं उनको आप समझ सकते हो। और एक और चीज़ है कि जैसे जो हमारा नदन पार्ट है, वहाँ पे खोटा एक मास लैंग्वेज है। तो अगर हम किसी चीज़ को बचपन से किसी भाषा को बोल रहे हैं, उसका प्रयोग कर रहे हैं, तो उसमें हमें पढ़ना और उसको लिखना हमारे लिए काफ़ी आसान होता है। तो ये हमारे लिए एक तरीके से ये चीज़ें हमारे फेवर में हैं, और अगर हम रीजनल लैंग्वेज लें तो वो हमारे लिए आसान पड़ेगा और रीजनल लैंग्वेज के से काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिल भी रहे हैं। तो मैं तो कहूँगा कि अगर आप कर सकते हो तो बिल्कुल आप रीजनल लैंग्वेज को, उसमें अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे आपको। पेपर 2 में ना। यस मैम। और इंटरव्यू की तैयारी आपने किस तरीके से की, क्योंकि तीनों सेक्शन को अगर लिया जाए तो सबका अपना अपना एक महत्व होता है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। प्रीलिम्स की तैयारी के बारे में तो आपने बताया कि आप यूपीएससी का प्रिपरेशन कर ही रहे थे, तो पेपर 1 तो आपका सही था और पेपर 2 आपने ऑनलाइन यूट्यूब वगैरह से आपने किया, और बुक्स भी आपने पढ़े होंगे पेपर 2 के लिए।
मेंस के लिए आपने बताया कि आंसर राइटिंग की तैयारी आपने किस तरीके से की और क्या अप्रोच आपने लिया था। एक तीसरा जो सेक्शन है वो इंटरव्यू का है, जो कि अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण, और बच्चे इसलिए थोड़े डरे रहते हैं क्योंकि अब उनका सामना डायरेक्ट फेस टू फेस होने वाला होता है। पहले तो आप अपने आंसर राइटिंग से, अपने फैक्ट से बता दिए होते हो कि आप कैपेबल हो यहाँ तक पहुँचने के लिए, लेकिन अब आप सामने बैठे हो और ये बताना है आपको सामने रह करके, हाँ मैं एलिजिबल हूँ आपके लिए यहाँ झारखंड में अधिकारी बनने के लिए। तो उसको, उस फेज की तैयारी आपने कैसे की इंटरव्यू की, और कैसे उसको हैंडल किया आपने, और कैसा गया था आपका इंटरव्यू, कितने मिनट के इंटरव्यू हुए थे, कैसे प्रश्न पूछे गए थे आपसे, थोड़ा सा आप इस पे भी थोड़ा चर्चा करें। ये जो भी पब्लिक सर्विस कमीशंस का एक इंटरव्यू होता है, तो उसमें आप अगर उसका नोटिफिकेशन पढ़ो तो उसमें लिखा होता है मीनिंगफुल कन्वर्सेशन। मीन्स दिस इज नॉट टेस्ट ऑफ योर नॉलेज। वो आपके पर्सनैलिटी को जानना चाहते हैं कि आप किस तरीके के व्यक्ति हो, और आप जब एडमिनिस्ट्रेशन में आओगे तो आप चीज़ों को किस तरीके से डील करोगे, लोगों से किस तरीके से इंटरेक्ट करोगे। तो ये हमारी जब पर्सनैलिटी की टेस्ट है, तो किसी भी इंसान की पर्सनैलिटी जो होती है वो एक दिन में नहीं बनती। हम सबने जिस दिन से होश संभाला है, उस दिन से कुछ न कुछ चीज़ें हमारे पर्सनैलिटी में ऐड ऑन हो रही है। हम हर दिन कुछ न कुछ नया सीख रहे हैं। तो यह एक, मैं बोलूँगा, एक क्यूमुलेटिव टेस्ट है। हमने जो आज तक जो सीखा है और हम किस तरीके के इंसान हैं, ये उस चीज़ की परीक्षण है। तो अगर मैं सबसे सिंपल शब्द में बोलूँ तो अगर आप एक अच्छे इंसान हो तो आपका इंटरव्यू बिल्कुल अच्छा जाएगा क्योंकि आपकी अच्छी पर्सनैलिटी है, आप अच्छे इंसान हो, अच्छी सोच रखते हो। तो ऐसे लोग कमीशन को भी चाहिए, देश को भी चाहिए। और अगर मैं पर्टिकुलरली इंटरव्यू के प्रिपरेशन की बात करूं तो इसके कुछ ब्रॉड एस्पेक्ट हैं। जैसे कि अगर आप झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन दे रहे हो तो आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप झारखंड के बारे में जानो। तो आपसे झारखंड के बारे में सवाल पूछा जा सकता है। आपने ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट लिया था, जिस सब्जेक्ट से आपने पढ़ाई करी है, तो आपसे यह एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप उसके बारे में एक अच्छी समझ रखते हो। इसके बाद आपके बायोडाटा से क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि आप अपने आप को सबसे अच्छे से जानते हो। आपसे अच्छे तरीके से आपको कोई नहीं जानता। और जो आप मेंस में आपका जो सिलेबस था, जो जीएस का सिलेबस था, उससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये 4-5 ब्रॉड थीम है जहाँ से क्वेश्चंस होते हैं। और मेरा जो अभी जेपीएससी का इंटरव्यू था उसमें मैं, क्योंकि अंदर में घड़ी तो अलाउ नहीं होता, तो एग्जैक्ट मैं समय नहीं बता सकता, बट मुझे मतलब जितना अनुमानित है करीब 10-15 मिनट मेरा इंटरव्यू चला था। और ऑनरेबल अजिता भट्टाचार्य मैम का बोर्ड था मेरा, और उन्होंने मुझसे पहले मेरे बायोडाटा से, मेरे हॉबी से, इसके बाद मैं पॉलिटिकल साइंस ग्रेजुएट हूँ तो मेरे ग्रेजुएशन सब्जेक्ट से, और कुछ झारखंड रिलेटेड क्वेश्चन, ये सभी इंटरव्यू में मुझसे पूछे गए थे। और वो एक मतलब काफ़ी मेरे लिए भी अच्छा सुखद अनुभव था, और मैं अपने इंटरव्यू से भी काफ़ी संतुष्ट था। एक प्रश्न है आपसे, प्रश्न तो लगातार पूछा ही जा रहा है, लेकिन ये प्रश्न मुझे लगता है कि आपसे जब से आपने आपके रिजल्ट आए हैं उसके बाद से हजारों बार पूछे गए होंगे कि आप अपनी सफलता का श्रेय किसको देना चाहते हैं या देते हैं। देखिए, ये प्रश्न इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि हर स्टूडेंट की परिस्थिति जो होती है ना, बिल्कुल अलग अलग होती है। उसका बैकग्राउंड बिल्कुल अलग होते हैं। किसी के यहाँ आर्थिक समस्या होती है, किसी के पेरेंट्स जो होते हैं वो सपोर्टिव नहीं होते हैं, किसी के पास अच्छे गाइडेंस नहीं मिल पाते हैं, और बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं अलग अलग स्टूडेंट के लाइफ में। जो इस चैलेंजेस को पार करते हुए, इस बीच में लोगों का सहयोग मिलते हुए, और किस तरीके से इस एग्ज़ाम को अचीव कर पाता है। अगर आपके पास भी अगर आपकी लाइफ में कोई चैलेंजेस हैं थे, उस चैलेंजेस के बारे में आप बता सकते हैं, ताकि बच्चों को मोटिवेशन मिल सके आपके चैलेंजेस से, और किस तरीके से आपने उस पड़ाव को पार किया। सेकंड चीज़ कि आपको हेल्प किस तरीके से किसी से मिल पाया, ताकि जो हेल्प करने वाले हैं वो भी मोटिवेट हो जाएं कि अगर एक अच्छे शब्द बोल करके भी अगर हेल्प हो जाता है तो उस तरीके से भी किसी का मदद करना चाहिए।
तो आप ये बताएंगे मुझे कि कैसे आपको आप सफलता आप किस तरीके से आप उसमें आपके साथ साथ कौन कौन था इस सफलता में? इस सफलता के लिए मैं सबसे पहले श्रेय जो है अपने माता पिता को देना चाहूँगा, क्योंकि आज मैं जो कुछ भी हूँ उन्हीं की वजह से हूँ। क्योंकि उन्होंने मुझे इस काबिल बनाया, और एक जो कांस्टेंट सपोर्ट होता है वो मुझे हर तरीके से प्रोवाइड किया, ताकि मैं आज यहाँ तक पहुँच सकूँ। और माता पिता के बाद मैं अपने गुरुजनों का, मीन्स जिन्होंने मुझे नर्सरी से लेकर के आज तक गाइड किया, मैं उनको ये इस सफलता का श्रेय देना चाहूँगा। क्योंकि आज मैं अगर यहाँ तक पहुँच पाया तो उसमें उनका सबसे बड़ा योगदान है। और पर्टिकुलरली अगर मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी की बात करूं और मैं जेपीएससी की बात करूं, तो यहाँ पे मैं जब आया था, मैं एग्ज़ाम के 3 महीने पहले यहाँ पे शिफ्ट हुआ था, और मेरे लिए झारखंड वाला पार्ट जो था वो करना काफ़ी मुश्किल भरा था, क्योंकि मैंने उससे पहले कभी झारखंड का जो सेक्शन था उसको देखा नहीं था। इसलिए भी नहीं देखा था क्योंकि 2016 के बाद एग्ज़ाम्स नहीं हो पाए थे। तो उस चैलेंज को पार करने के लिए मैम आपका बहुत सपोर्ट मिला मुझे, तो उसके लिए मैम आपका मैं बहुत थैंकफुल हूँ। शायद अगर आपका सपोर्ट ना मिला होता तो मैं शायद प्रीलिम्स ही पार ना कर पाता तो बाकी की चीज़ें तो फिर धरी की धरी रह जाती। तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मैम। बहुत भी बहुत शुक्रिया कि आपने ये बात इस प्लेटफॉर्म पे रखा। एक बात मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि देखिए देखिए मुझे जहाँ मैंने भी जो चीज़ देखा है इस एग्ज़ाम को लेकर के कि 2016 में जो एग्जामिनेशन हुए थे 6 जेपीएससी, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट थे जो इस एग्ज़ाम को करना चाहते थे, क्लियर करना चाहते थे और वो एलिजिबल भी थे, लेकिन र्यूमर्स की वजह से वो कहीं ना कहीं कुछ अंक से वो पीछे हट गए, वो या फिर वो तैयारी उनकी उतनी सटीक ना हो पाई। 7th 8th 9th 10th जेपीएससी तो शायद उतना चैलेंजिंग नहीं रहा था र्यूमर्स के लिए, लेकिन झारखंड तो है ही, यहाँ पर बहुत सारी संभावनाएं, एग्ज़ाम होंगे नहीं होंगे, होते डेट आ गए कैंसिल हो गए। तो इस चीज़ से कैसे बचे आप? क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है कि अगर आप इस चीज़ से बच पाते हो तभी आगे बढ़ पाते हो, तो आपको भी बचना पड़ा होगा। तो आपने किस तरीके से इस पड़ाव को पार किया? क्योंकि ये भी तैयारी का एक बहुत बड़ा पड़ाव है, खास करके जेपीएससी में इस ये जो र्यूमर्स हैं, तो इससे कैसे बचना है बच्चों को और अपनी तैयारी में लगे रहना है सतत, तो थोड़ा इसके लिए भी बता दो। ये एक जो बोला जाता है कि सिविल सर्विसेज की में सिर्फ आपकी मेंटल टेस्ट ही नहीं होती, आप लाइक फिजिकली, मेंटली, इमोशनली हर तरीके से फिट होने चाहिए। और ये बात जेपीएससी में काफ़ी हद तक सही है। आप सब लोगों ने काफ़ी रूमर्स सुना होगा, बट मेरा यह मानना है कि अगर आप गवर्नमेंट सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो तो आपको अपने मन में यह बात रखनी चाहिए कि गवर्नमेंट को एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए लोग चाहिए, और लोग जब चाहिए तो एग्ज़ाम कराना पड़ेगा। तो एग्ज़ाम डेफिनेटली होने ही वाले हैं, वो आज हो कल हो या फिर शायद कुछ उसमें समय लगे। बट अगर हमने ठाना है कि हमें गवर्नमेंट सर्विसेज में जाना है, तो अगर हम रूमर्स पर ध्यान ना दे करके अगर हम अपना काम करते जाएं, क्योंकि मुझे भी अच्छे तरीके से याद है जब पहली बार अप्रैल में एग्ज़ाम होने वाला था, उसके बाद कोरोना के चलते जब एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया था, तो काफ़ी दिनों तक जब नोटिफिकेशन नहीं आ रहा था तो मीन्स काफ़ी लोग परेशान रहते थे। बट मेरा एक पक्का भरोसा था कि एग्ज़ाम आज न कल होने वाला है, तो इंस्टेड ऑफ लुकिंग फॉर न्यूज़ ऑन यूट्यूब और एनीवेयर एल्स, मैंने ये मतलब डिसाइड किया कि मुझे जो मेरा काम है वो मैं करते जाऊंगा, एग्ज़ाम आज न कल होगा ही होगा। और अभी भी जो कुछ एग्ज़ाम्स होने वाले हैं जिसमें मैं देखता हूँ कि कुछ में कोर्ट की बाधा है, कुछ में कुछ है, तो मुझे लगता है ये चीज़ें आज न कल थोड़ा समय लेकर ही सही बट वो सेटल होने वाली हैं। और क्योंकि गवर्नमेंट को एग्ज़ाम चाहिए, मुझे यह बात मैं बार बार इसलिए दोहरा रहा हूँ ताकि आप सब इस बात को गांठ बांध लें कि गवर्नमेंट को एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए लोग चाहिए, तो उन्हें एग्ज़ाम कंडक्ट कराना ही है। तो अगर इस बात को लेकर के आप अपनी तैयारी को जारी रखते हो तो ये आपके लिए सबसे अच्छा होगा, और जब भी एग्ज़ाम होगा तो आपको सफलता जरूर मिलेगी।
मेरे बहुत ऐसे मित्र हैं, आपके भी मित्र होंगे और इन सब के भी बहुत सारे ऐसे मित्र हैं जिन्होंने इंटरव्यू दिया है इस बार 7th 8th 9th 10th का, लेकिन वो क्लियर नहीं कर पाए, फाइनल रिजल्ट में उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा होगा कि उन्होंने जितना एफर्ट किया उस हिसाब से उनके रिजल्ट नहीं आए, तो उनके लिए आप कुछ कहना चाहते हैं जिनके रिजल्ट नहीं आ पाए फाइनल? जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनता है, तो उसमें मेनली मेंस के मार्क्स जोड़े जाते हैं और जो हमारा पर्सनैलिटी टेस्ट होता है उसके मार्क्स जोड़े जाते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर किन्हीं का अगर इस बार रिजल्ट नहीं हो पाया अनफॉर्चुनेटली, तो अभी कुछ दिनों में 2-4 दिनों में मुझे लगता है कि मार्क्स पता चल जाएंगे सबको कि किन्होंने किस सब्जेक्ट में कितना स्कोर किया है। तो एक उस मार्क्स को देख नज़र में रखते हुए एक अपना खुद का सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करें, तो मुझे लगता है कि कोई भी एक जो एस्पिरेंट है वो अपने कमियों को सबसे अच्छे तरीके से जान सकता है और उस पर काम कर सकता है। तो एक बार सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करें कि वो हम मेरा जो पार्ट है वो जीएस का कमज़ोर है, या अगर मैंने किसी लैंग्वेज को लिया था तो उसमें मेरे मार्क्स कम हैं, या फिर हो सकता है कि किसी के इंटरव्यू में मार्क्स कम हो। तो एक बार जब अभी मार्क्स रिलीज कर दिए जाते हैं तो उसके बाद आप अपना इंट्रोस्पेक्शन करें, तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि मेरा कौन सा पार्ट है और मुझे वीक है और किस पे मेहनत करने की ज़रूरत है। 11 जेपीएससी आने वाला है, जैसे आज ही पेपर में कुछ नोटिफिकेशन, अब हरकत शुरू हो गई है आयोग में भी और यहाँ सरकार में भी। तो जो बच्चे 11 जेपीएससी की तैयारी स्टार्ट करे हैं तो उनके लिए कुछ गाइडेंस कि किस तरीके से उनको तैयारी करनी है और किस तरीके से पूरी एग्जाम को क्रैक करना है, ना कि केवल प्रीलिम्स क्रैक करके छोड़ देना है। वैसी चीज़ें कुछ ऐसे जो बच्चे इस एग्ज़ाम को क्रैक करने में उनको सुविधा हो, तो कुछ अपनी तरफ से भी कुछ स्ट्रैटेजी, कुछ स्मार्ट वे, कुछ ऐसा कुछ। मैं जो अभी 11 जेपीएससी में जो भी लोग अपियर होना चाहते हैं, मैं उनसे यही बोलूँगा कि अभी जैसे गतिविधियां शुरू हो गई हैं, आज के पेपर में भी एक हेडलाइंस था, तो एग्ज़ाम संभवतः काफ़ी जल्द होने वाली है। तो आप अभी से ही एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी करिए, क्योंकि मैंने जो फेस किया कि एक बार जब आपका प्रीलिम्स हो जाता है और आपको जब 3 महीने या हो सके तो उससे भी जब कम समय मिले मेंस के लिए, तो उस समय आप मतलब बहुत बुरी सिचुएशन में होते हो। तो आप प्रीलिम्स के साथ साथ अपने आप को अभी से मेंस के लिए भी तैयार करो, ताकि आप फाइनल लिस्ट में अपनी जगह बना पाओ। क्योंकि अगर हम सिर्फ प्रीलिम्स पास कर जाते हैं और अगर मेंस क्वालिफाई नहीं कर पाते या फिर फाइनल मेरिट लिस्ट में हमारा नाम नहीं आ पाता, तो फिर ये पूरी प्रोसेस को हमें फिर से शुरू करनी पड़ती है। तो मैं सभी से यही कहना चाहूँगा कि अगर आप जेपीएससी करना चाहते हो, सिविल सर्विसेज करना चाहते हो, तो अपनी स्टडी को कॉम्प्रिहेंसिव रखो। अगर आप जैसे कि एंशियंट हिस्ट्री में अगर आप इंडस वैली सिविलाइजेशन ही पढ़ रहे हो, तो ठीक है, प्रीलिम्स के लिए ऑब्जेक्टिव्स टाइप के जो क्वेश्चन हैं, जो डेटाज हैं, फैक्ट्स हैं, वो इम्पॉर्टेंट हैं। बट उसके साथ साथ आप प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन देखो कि उस पर्टिकुलर सेगमेंट से किस तरीके के क्वेश्चन आए हैं और किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आप जब ये दोनों चीज़ों को ध्यान रखोगे तो आपकी जो तैयारी है वो कॉम्प्रिहेंसिव होगी और वो आपको सफलता की तरफ लेकर के जाएगी। तो यही मैं कहूँगा कि अपने हॉरिजन को ब्रॉड रखो, ताकि कहीं पे भी कोई भी स्टेज पे फंसना ना पड़े। जैसे ये तैयारी तो थोड़ा लंबा चलता है, चाहे आप यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, तो धैर्य की तो ज़रूरत होती ही है। लेकिन इस बीच में बहुत सारे ऐसे पत्थर आपका हो या फिर बाधा कहें कि बीच में आते जाती है, तो खुद को मोटिवेट रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप खुद को किस तरीके से मोटिवेट कर पाते थे ताकि इस एग्ज़ाम की तैयारी में कोई बीच में कोई अगर बाधा आती है, वो तो आने ही है, हर संघर्ष तो रहता ही है जीवन में, तो उसको दूर करके फिर आप अपनी तैयारी में सतत लगातार लगे रहें। तो इसके लिए आप खुद को किस तरीके से मोटिवेट करते थे, बच्चों को थोड़ा सा आप बता देंगे इसको? और हर सेकंड ऐसा लगता है कि नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, ऐसा कुछ अगर लगता होगा तो फिर?
ये सिविल सेवा की जो भी तैयारी होती है उसमें थोड़ा समय तो लगता है, और समय इसलिए भी लगता है क्योंकि इसका सिलेबस काफ़ी बड़ा है। आपको हर चीज़ों को डिटेल में पढ़ना पड़ता है। और अगर एक दूसरी बात ये भी है कि अगर आप किसी भी स्टेज में फेल कर जाते हो तो आपको पूरे प्रोसेस को, पूरे साइकिल को फिर से रिपीट करना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि इस पूरी तैयारी के दौरान सिर्फ आपको एक चीज़ अगर मोटिवेटेड रख सकती है तो वो जो आपका रीज़न है कि आप इस सेवा में क्यों आना चाहते हो। अगर आपका ये रीज़न काफ़ी स्ट्रांग है, आपका जो सेल्फ बिलीफ है वो काफ़ी स्ट्रांग है, तो आपको कोई भी चीज़ डीमोटिवेट नहीं कर सकती। आप सभी न्यूज़पेपर्स में या यूट्यूब के थ्रू देखते होंगे कि कुछ लोग 7 अटेम्प्ट 8 अटेम्प्ट लगा करके एग्ज़ाम को क्वालिफाई करते हैं। तो अगर मैं यूपीएससी की बात करूँ तो 7 अटेम्प्ट मीन्स कम से कम 7 साल उन्होंने एग्ज़ाम दिया और कम से कम 1-2 साल तैयारी की होगी। तो आप सोचो 9 साल का जो समय होता है वो काफ़ी लंबा समय होता है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे जो आपका एक खुद का रीज़न है कि आप वहाँ पे क्यों जाना चाहते हो, ये आपका सबसे बड़ा मोटिवेशन फैक्टर है। और इसके अलावा जो मैं बोलूँगा कि बाहर का सोर्स ऑफ मोटिवेशन है, ठीक है, मीन्स हम सभी को कुछ न कुछ बाहरी सोर्सेस से भी प्रेरणा मिलती है। वो शायद किसी की सक्सेस स्टोरी हो या फिर किसी अधिकारी का अच्छा काम हो। तो बाहरी मोटिवेशन का बिल्कुल एक रोल है, बट मुझे लगता है कि जो आपकी जो खुद के अंदर की जो आग है वो सेल्फ मोटिवेशन से ही रह सकती है। और आपको अगर लंबे समय तक इसमें लगे रहना है तो आपको खुद पे भरोसा होना चाहिए। और मैं इस एग्ज़ाम को, क्योंकि मुझे ट्रेकिंग करना और माउंटेनियरिंग काफ़ी पसंद है, तो मैं किसी भी एग्ज़ाम को देखता हूँ कि आपको सपोज किसी समिट पे चढ़ना है तो आप जब शुरू करते हो तो थोड़ा इजी होता है, बट आप जैसे जैसे बढ़ते जाते हो तो चैलेंजेस भी बढ़ते जाते हैं। तो वहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन होते हैं कि आप क्विट करके उतर जाओ या फिर उसको परसेवरेंस के साथ कंटिन्यू करो। तो अगर आप अपने दृढ़ निश्चय के साथ उसको कंटिन्यू करते हो तभी आप शिखर तक पहुंच पाते हो। तो मुझे लगता है कि यही चीज़ें आपको एग्ज़ाम के लिए भी अप्लाई करनी चाहिए। और अगर आप इस माइंडसेट के साथ काम करते हो तो बिल्कुल आपको सफलता मिलेगी, इसमें कोई शक नहीं है। आपसे बात करके मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैंने भी जो सोचा था कि हम झारखंड को इस तरीके के अधिकारी होने चाहिए, चूंकि एक शिक्षक हूँ तो इस नाते जो मैं तैयारी कराती हूँ तो मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर वही स्टूडेंट आए जो कि खास करके झारखंड के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो आपसे जितना मैंने बात किया अभी तक तो मुझे लगा कि मिल रहे हैं वैसे अधिकारी कि जो झारखंड को एक विकास की दिशा में लेकर के जाएंगे। और पूरी उम्मीद है कि, उम्मीद नहीं, अब पूरी विश्वास है मुझे कि आप झारखंड को विकास की गति देंगे। क्योंकि जिस तरीके से अभी कुछ अधिकारियों के कुछ ऐसे न्यूज़ में आप देख ही रहोगे कि ऐसे की चीज़ें आ रही हैं, तो मैं मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, अब एक ईमानदार अधिकारी जो इस एग्ज़ाम को क्रैक करके आया हुआ है और झारखंड को एक दिशा देगा। आप किस सर्विस में आ रहे हैं, बच्चों को आप बताइएगा, और किस तरीके से आप अपने काम को कंटिन्यू कीजिएगा, आप थोड़ा सा इसके लिए भी बताइए। मैम मुझे रैंक 51 मिला है जी। और मैं झारखंड प्रिजन सर्विस में आ रहा हूँ और हमारी ट्रेनिंग जल्द ही शुरू होगी। तो ट्रेनिंग पूरी होने के बाद फिर जहाँ भी मुझे पोस्टिंग मिलेगी मैं कोशिश करूँगा कि मैं अपनी पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ मैं अपना जो भी मेरी जो ड्यूटी होगी उसको मैं निभाऊं। तो मेरी यही सोच है, यही संकल्पना है कि हम सभी जहाँ भी रहें अपने राज्य के हित में कार्य करें। वो चाहे कोई भी फील्ड हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बट हम सब अगर मिलकर के कोशिश करेंगे तो हम अपने राज्य को काफ़ी आगे ले जा सकते हैं। और मैं खुद भी यही सोच रखता हूँ। और मेरे सामने जो भी लोग बैठे हुए हैं जो अलग अलग सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, आपसे भी मैं यही उम्मीद रखता हूँ कि आप भी इसी सोच के साथ आगे बढ़ें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए।
और ये जो रह गया था आपको ये सम्मान है छोटा सा हमारे टीम और हमारे सभी छात्रों की तरफ से। और आप में से कोई प्रश्न किसी के, कोई कुछ पूछना? हाँ लीजिए आप यहाँ आइए। सर, जिस तरह से आपने बताया कि मेंस में पेपर 2 के लिए मतलब रीजनल लैंग्वेज का ज़्यादा योगदान है, तो मैं जानना चाहूँगी कि रीजनल लैंग्वेज क्योंकि हमारे पास टाइम कम रहेगा तो आपने प्रिपरेशन कर रखा है, तो मैं जानना चाहूँगी कि मतलब कौन से टीचर हमारे रीजनल लैंग्वेज, क्योंकि मैं लिख तो सकती हूँ, सॉरी मैं पढ़ सकती हूँ बट लिखना मेरे लिए थोड़ा इम्पॉसिबल है। तो मैं चाहती हूँ कि कोई टीचर आपके मतलब आपने सर्च कर रखा है ये सारी चीज़ों को, तो मैं चाहती हूँ कि कोई टीचर थोड़ा सा सजेस्ट करें हमें। रीजनल खोटा मेरा पेपर है। क्योंकि मेरा इंग्लिश लिटरेचर लैंग्वेज था तो मैंने तो इंग्लिश के लिए काफ़ी रिसर्च कर रखी है, तो मैं इंग्लिश के लिए आपको डेफिनेटली बता सकता हूँ, बट मुझे रीजनल लैंग्वेज के लिए कौन टीचर्स अच्छे हैं ये तो मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, बट मुझे लगता है कि मैम आपको ज़रूर गाइड कर पाएंगे इस चीज़ के लिए। जैसे कि आपने बताया कि इंग्लिश लिटरेचर है और हमारे बहुत सारे ऐसे छात्र देख रहे हैं, आप अधूरा नहीं छोड़ सकते हैं इस चीज़ को, तो आप वो बताएंगे कि आप इंग्लिश लिटरेचर की तैयारी कैसे कर रहे हैं? आप मैं ऑनेस्टली बताता हूँ, मैं पॉलिटिकल साइंस ग्रेजुएट हूँ और कॉलेज में मैंने बस इलेक्टिव लैंग्वेज के रूप में इंग्लिश पढ़ा था, और यहाँ पे इंग्लिश लिटरेचर का जो सब्जेक्ट है मीन सिलेबस है वो काफ़ी वास्ट है। अगर आप उसको देखो तो वो जो बीए का जो सिलेबस है और जो पीजी का जो इंग्लिश ऑनर्स का सिलेबस है वो काफ़ी मीन्स मैच करता है। इसमें आपको ब्रिटिश लिटरेचर, फिर से इंडियन लिटरेचर, अमेरिकन लिटरेचर और पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर, ये सभी की हिस्ट्री पढ़नी होती है जो कि अपने आप में काफ़ी वास्ट है। और इसके साथ साथ आपको कुछ नॉवेल्स पढ़ने होते हैं, कुछ शॉर्ट स्टोरीज पढ़ने होते हैं, और हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पढ़नी होती है। इसके साथ ही हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज पढ़नी होती है, जिसमें अलग अलग कुछ टॉपिक्स हैं जैसे ट्यूटोनिक सिस्टम, ट्यूटोनिक वर्बल सिस्टम। तो इन सब चीज़ों के लिए मैंने कुछ बुक्स की रेफरेंस ली थी, और अभी जो 53 रैंक हैं अभिलाषा दी, तो वो मेरी रिलेटिव ही हैं और हम दोनों ने मिलकर तैयारी की। और क्योंकि वो खुद भी इंग्लिश ऑनर्स उन्होंने सेंट जेवियर्स कॉलेज से कर रखा है, तो उनसे मुझे काफ़ी सहयोग मिला और उनके बनाए हुए नोट्स काफ़ी अच्छे थे तो मैंने उससे भी काफ़ी मदद ली। और क्योंकि झारखंड में अभी सिलेबस चेंज होने के बाद बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम्स नहीं हुए हैं, तो इंग्लिश के बुक्स की काफ़ी कमी है, कोई भी डेडिकेटेड नोट्स तो अभी तक नहीं है। तो मैं भी चाहूँगा कि अगर मैं इसके लिए अगर कुछ कर पाऊँ स्पेशली इंग्लिश लैंग्वेज के लिए, तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगा, मैं मैम से भी बात करूँगा कि अगर इसके लिए कुछ किया जा सके, ताकि आने वाले एग्ज़ाम्स में अगर कोई इंग्लिश लिटरेचर लेकर के भी एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करना चाहता है तो उसे उस परेशानी का फिर से सामना ना करना पड़े जो कि हमें फेस करना पड़ा था। ये आपने बहुत ही अच्छी बात कही है कि आप मदद करना चाहते हैं बच्चों की, खास करके इंग्लिश लिटरेचर में, और मुझे पूरी उम्मीद है कि समय समय पर आपके गाइडेंस जो है इसी तरीके से छात्रों को मिलता रहेगा। और एक नेक इरादे से आप हो, मतलब आपका इरादा बिल्कुल नेक है, मुझे ऐसा लगता है, तो आप ज़रूर डेफिनेटली बच्चों की मदद करेंगे ताकि आने वाले समय में आपके जैसे ही अधिकारी जो हैं वो झारखंड में आए, और जिसकी बहुत ही ज़्यादा कमी है अभी झारखंड को, और झारखंड अब आगे विकास के रास्ते पे रहेगा, मुझे पूरी उम्मीद है। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस एग्ज़ाम को क्रैक किया और इस सेवा में आप आ रहे हो। आप झारखंड में, आपका बहुत बहुत स्वागत भी है। थैंक यू। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी मेरे जो मित्र हैं जो इस क्लास को देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिला होगा प्रभात सर से। और अगर आप चाहो तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके पूछ भी सकते हैं जो आपके क्वेश्चंस होंगे, तो मैं प्रभात सर से मैं फिर से पूछ लूँगी, और कभी फिर एक बार और मीटिंग हो जाएगी इनकी आप लोगों के साथ। तो ऐसे ही टाइम टू टाइम आपको गाइडेंस मिलता रहेगा। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। धन्यवाद। अच्छा, एक प्रश्न है, आइए आइए। अच्छा ठीक है भाई, ये माइक ताकि
सर ये एक्चुअली हम पूछना चाह रहे थे कि मेंस का आंसर राइटिंग कैसे करेंगे रूम में और एग्जाम में कैसे करेंगे, क्योंकि सर हमने भी मेंस दिया था लेकिन क्वालिफाई नहीं कर पाए। ब्रांच मैनेजर भी बैंक में। अच्छा अच्छा। मैं कुछ टॉपिक्स के हिसाब से बताना चाहूँगा। जैसे कि हमें पॉलिटी में प्रेसिडेंट टॉपिक एक है जो कि हमें पढ़ना है। तो मैं जब मेंस के लिए तैयारी कर रहा था तो मैंने क्या किया, मैंने देखा कि प्रेसिडेंट टॉपिक में क्या क्या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं या फिर यूपीएससी में पहले उससे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो आप जब उस क्वेश्चन बैंक को देखते हो जो पुराने क्वेश्चंस आ चुके हैं तो आपको एक ब्रॉड आइडिया लग जाता है कि किस किस क्षेत्र से क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो गया, प्रेसिडेंट के पार्डनिंग पावर हो गए, उसके वीटो पावर हो गए, फिर से क्लेमेंसी पावर हो गई। तो आप एक 4-5 पेज का कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक पे नोट्स बना लो। और जैसे कि अगर आपने प्रेसिडेंट पे नोट्स बनाना है तो आप एक प्रेसिडेंट का सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिख लो। मीन्स हम ये यहाँ से शुरू कर सकते हैं कि आर्टिकल 52 to 78 ऑफ पार्ट 5 इंक्लूड्स और डील्स विथ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इस तरीके से एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रो लिख लिया और उसके अंदर जो सब टॉपिक हैं उन सब पे हम पॉइंट वाइज नोट्स बना लें और एग्जाम में जिस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको हमने जो नोट्स बना रखा है उसी को इंटीग्रेट करके मुझे लगता है कि 500-600 शब्दों में आप लिख सकते हो और डेफिनेटली आप एक लास्ट में एक कंक्लूजन लिखोगे। तो इस तरीके से आप नोट्स बनाओगे तो मुझे लगता है कि कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक से चाहे कुछ भी क्वेश्चन पूछ ले, क्योंकि अल्टीमेटली जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंट के बारे में दिया हुआ है क्वेश्चन वहीं से आने हैं। तो आप उसके जो सब टॉपिक्स हैं उस सारे सब टॉपिक्स को कवर कर लो तो कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जाएगा तो आप उसको कंप्लीट कर लोगे। एक प्रश्न मैंने प्रभात सर से यहाँ आने के पहले ऑफ स्क्रीन मैंने पूछा था कि जब ये मेंस लिख करके आए थे तो क्या ये आश्वस्त थे कि इनका फाइनल रिजल्ट होने वाला है? तो इनका कहना था कि हाँ, जब मैंने आंसर करके आया था, मेंस का आंसर लिख करके मैं आया था, एग्ज़ाम दे करके आया था, तो मैं आश्वस्त था कि मुझे मेरा रिजल्ट आएगा। तो ये कॉन्फिडेंस किस तरीके से आया था इनको आंसर राइटिंग में, वो आप शेयर कर दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट था वो आपका आंसर। मैं जब एग्ज़ाम देने गया था तो जैसे कि इसमें टोटल 6 पेपर्स थे। तो आप जब एग्ज़ाम देने जाते हो तो आप मतलब यस आपके पैरामीटर्स क्या होते हैं कि मैं जितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं मैं सारे क्वेश्चंस का आंसर करूं, मेरा कोई भी क्वेश्चन का जो पार्ट है वो मिस ना हो। अगर क्वेश्चन में कुछ पार्ट्स होते हैं तो आप उसको सक्सेसफुली डील करो, हर क्वेश्चन के साथ जस्टिफाई करो। और आपने जो तैयारी कर रखी है, मतलब जैसे कि आपने अगर नोट्स बना रखा है, आपने जो पॉइंट्स लिख रखे हैं तो वो सारे पॉइंट्स आपको उस मोमेंट पे याद आ जाएं। तो मैंने जब एग्ज़ाम दिया था तो मतलब मेरे जो एक्सपेक्टेशन थे कि मैं इस तरीके से लिखूंगा आंसर, तो मैंने जब आंसर लिखा तो मैं पूरी तरीके से सेटिस्फाइड था कि मैंने कोई भी क्वेश्चंस नहीं छोड़े। और स्पेशली मैं साइंस के बारे में बताना चाहूँगा क्योंकि साइंस में काफ़ी सब टॉपिक्स थे। तो मैंने क्या किया था कि अगर एक सब टॉपिक है तो उसके लिए मैंने हेडिंग दिया, उसका मैंने आंसर किया, फिर जो दूसरा पार्ट था क्वेश्चन का उसका मैंने सब हेडिंग दिया, फिर उसका आंसर किया। तो इस तरीके से मैंने कोशिश किया था कि मैं सारे जो क्वेश्चंस के पार्ट्स हैं उनके साथ में जस्टिस करूं। तो इसलिए भी मैं आश्वस्त था कि मैं मेंस क्वालिफाई कर जाऊंगा। तो इसके पीछे बस एक यही रीज़न था। डायग्राम या फॉर्मेट का भी हाँ, ये डिपेंड करता है। जैसे कि अगर क्वेश्चन के लास्ट में जो कीवर्ड है वो इनमरेट है तो आप उसको फिर पॉइंट वाइज लिखोगे। जैसे कि मैं एक क्वेश्चन बताना चाहूँगा, हिस्ट्री में क्वेश्चन पूछा था इंडस वैली सिविलाइजेशंस के फीचर्स के बारे में, तो डेफिनेटली आप एक उसे पॉइंट में लिखोगे, पॉटरी हो गया, टाउन प्लानिंग हो गई, सील्स हो गए, आर्किटेक्चर हो गए। तो अगर आप टाउन प्लानिंग लिखते हो तो उसको एक पॉइंट में आप टाउन प्लानिंग लिख करके उसे नीचे में पैराग्राफ फॉर्म में उसको एक्सप्लेन कर सकते हो।
तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। मैं यहाँ पे बोलूँगा कि कोई रिजिडिटी नहीं होनी चाहिए कि मुझे सिर्फ पॉइंट वाइज ही लिखने हैं या फिर सिर्फ मुझे पैराग्राफ में लिखने हैं। वो दोनों का एक ब्यूटीफुल मिक्सचर होना चाहिए। और इसके साथ साथ आप इंडिया का डायग्राम बना सकते हो, फ्लो चार्ट्स का यूज कर सकते हो। जैसे कि मैंने इंडस वैली सिविलाइजेशन वाले में एक इंडिया का मैप बना करके जो इंडस वैली के जो भी साइट्स हैं वो सबको मैंने पॉइंट आउट करके दिखा दिया था। और जो टाउन प्लानिंग है जिसमें अपर सिटाडल एंड लोअर सिटाडल्स हैं, तो मैंने एक इमेज के थ्रू इसे दिखाने का प्रयास किया था। तो उस तरीके से जो हमारा इलिस्ट्रेशन होता है, जो हमारी एक प्रेजेंटेशन होती है, वो थोड़ी अच्छी हो जाती है। तो वो कहीं ना कहीं एग्जामिनर को भी प्रभावित करता है। बहुत ज़्यादा समय मैंने ले लिया और मुझे जहाँ तक पता है कि आपको अपने फ्रेंड के साथ अभी पार्टी करने भी जानी है। आप लोग के साथ साथ इनके फ्रेंड्स भी इनका इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने अचीव करा हुआ है जो आपका गोल था, आपने अचीव करा। और पार्टी तो ज़रूरी है दोस्तों को, तो एंजॉय कीजिए आप अब अगला समय अपना। और चलिए फिर आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। और ठीक है सर, आपको आप फिर ऐसे ही आते रहिएगा गाइडेंस के लिए बच्चों को। धन्यवाद आपको।